हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं उसके आंसर आप किस तरीके से बेहतर आंसर लिख सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने फैसला लिया कि असाइनमेंट के जो हैं मार्क्स जो हैं आपके रिजल्ट में ऐड होंगे, उसका 30% मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा। तो आप बेहतर तरीके से लिखिए। और मैं सबसे पहली बात स्टूडेंट बता दूं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आंसर को डायरेक्ट अपलोड करने पर चेतावनी दे दी गई है। हाँ स्टूडेंट्स, आंसर को डायरेक्ट अपलोड करने पर चेतावनी दी गई है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप एक अच्छा टॉपिक समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैं आपका एक गाइडलाइनर हूं, मैं आपको गाइडलाइन कर सकता हूं कि आप किस तरीके से आंसर लिखे और कितना बेहतर जो है मार्क्स अचीव कर सके और आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ सके। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये टॉपिक जो हमारे असाइनमेंट से रिलेटेड ही है, आप इसको एक बार जरूर देखें। और सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके विथ सॉल्यूशन प्रूफ के साथ पूरा टॉपिक रिलेटेड आंसर मैं आपको डालने वाला हूं। और एक है बेहतर प्लेटफॉर्म पर आप समझ करके आप इस आंसर को लिखिए। आपको ठीक लगे, बहुत अच्छा लगे, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। सिर्फ छाप लेने से आपका काम नहीं बनने वाला स्टूडेंट। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक अपना। तो यहां से देखिए, जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा अवरोध है स्टूडेंट। क्या है? ऊर्जा अवरोध। यानी कि जो ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा का अवरोध कब होता है स्टूडेंट? तो देखिए यहां से मैंने लिख लिया है कि अभिकारक अणुओं के लिए किसी अभिक्रिया के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए किसी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। इस ऊर्जा को अभिकारक की देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो भी अभिकारक अणु है उनके अभिक्रिया के लिए हमारे पास न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। कितनी ऊर्जा होनी आवश्यक है? न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। इस ऊर्जा को अभिकारक की देहली ऊर्जा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देहली ऊर्जा कहते हैं। जब यह ऊर्जा अवरोधिका को पार करती है, अवरोधिका का मतलब यह होता है कि मान लो ऐसे अवरोध है, इस एनर्जी जब इस अवरोधिका को पार कर लेगा ना स्टूडेंट, उसके बाद ही अभिक्रिया संपन्न होगी। अगर ये अवरोधिका को पार नहीं किया, जैसे ब्रेकर होता है, ब्रेकर जब तक वो ब्रेकर को पार नहीं करेगा तब तक जो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अभिक्रिया क्या मानी जाएगी? अधूरी मानी जाएगी। अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगा स्टूडेंट। तो अभिकारक में अणुओं का टक्कर नहीं हो पाएगा भैया। जब ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, अवरोधिका को पार ही नहीं कर पाएगा, तो टक्कर कैसे होगा? यहां पास जो भी चीज होगा, इससे टक्कर कब होगा? जब ये अवरोधिका को पार कर लेगा। तो ये अवरोधिका को पार करने के लिए क्या होने चाहिए? उसके पास एनर्जी होनी चाहिए। आप खुद सोचो ना भैया, आप जो है कोई भी वर्क कब कर पाओगे? जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, तभी आप क्या कर पाओगे? कोई भी काम कर पाओगे। आपकी बॉडी में कोई तबीयत खराब होगी, आपकी बॉडी में मान लीजिए आपको फीवर हो गया, आपके अंदर वो न्यूट्रिशन, वो पावर होना चाहिए, तब ना वो बुखार से लड़ पाएगा, तब ना वो फीवर से लड़ पाएगा। तो दैट मीन्स वही है कि ये जो है अवरोधिका को पार करेगा। तो ये अवरोधिका को पार करने के लिए क्या होनी चाहिए? इसके पास न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वो पार कर सके। ओके, तो अभिकारकों में अणुओं का टक्कर नहीं हो पाएगा भाई, पार नहीं करेगा, टक्कर हो नहीं पाएगा, इसलिए उसका पार होना जरूरी है। इसलिए उसके पास ऊर्जा भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और वो टक्कर, और जब वो टक्कर हो जाता है, जब ये आगे चला जाएगा, तो क्या होगा? उत्पाद हमारा बन जाएगा। यही हमारा होता है ऊर्जा का अवरोधन। तो देखिए ऊर्जा का अवरोधन कैसे हुआ है। तो यहां देखिए मैंने एक ग्राफ बना लिया ऊर्जा अवरोधिका से रिलेटेड। इधर रिएक्टेंट है, इधर एनर्जी है। यहां पास आप क्या लिख लीजिए? रिएक्टेंट लिख लीजिए। यहां उत्पाद लिख लीजिए, इधर आप उत्पाद लिख लीजिए, और इधर क्या लिख लीजिए? ऊर्जा लिख लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए जो उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये ऊर्जा। तो आप क्या लिखोगे? चित्रानुसार उत्पाद और ऊर्जा के बीच एक ग्राफ खींचा। अपने से बना के दो ना भाई। तुम्हारा टीचर भी कॉपी चेक करे, जो आपको पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री, तो वो भी कॉपी चेक करे, तो लगे कि लड़का जो है खुद से लिखा है, स्टूडेंट खुद अपनी मर्जी से लिखा है। हाँ भले टॉपिक भाई, यहाँ आप टॉपिक देखिए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने टॉपिक को समझा है, उसके बाद आपने असाइनमेंट का आंसर दिया है ना। आप पढ़ाया है आपको टीचर, तभी तो आप आंसर दिए हो। तो इसीलिए आप यहां समझिए। तो यहां लिखिए चित्रानुसार उत्पाद और ऊर्जा के बीच एक ग्राफ खींचा। और ग्राफ खींचने पर हमको क्या मिला? देखिए ये जो कर्व है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है।
ठीक है। तो ऊर्जा का अवरोध यानी कि ये एक्टिवेशनल एनर्जी होता है, ऊर्जा का अवरोध हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको ये आंसर फाइनल कर दिए। तो याद रखिए न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है, किसके पास, अभिक्रिया के पास न्यूनतम ऊर्जा होनी आवश्यक है। न्यूनतम ऊर्जा होगी तभी वो अवरोधिका को पार कर पाएगा। अगर अवरोधिका को पार नहीं कर पाएगा तो टक्कर नहीं होगा, और जब टक्कर नहीं होगा तो अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी, अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं होगी। इसको बोलते हैं ऊर्जा का अवरोधिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पास देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है, दर निर्धारक पद क्या होता है। भैया रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्या होता है, दर निर्धारक पद किसे कहते हैं, चलिए यहां देख लेते हैं। अभिक्रिया का दर का निर्धारण करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर किसी एक कारक अथवा उत्पाद में से किसी एक उत्पाद की सांद्रता ज्ञात किया जा सकता है। मान मेरे को ये बताओ कि आप एक साथ दो डायरेक्शन में जा सकते हो, आप एक साथ दो डायरेक्शन में जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। आप एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो या फिर इधर एक डायरेक्शन में जा सकते हो, ऑब्वियसली है। आप एक साथ एक काम कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर किसी एक कारक अथवा उत्पाद में से किसी उत्पाद की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दर मतलब क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखो थोड़ा सा अपने से बना के लिखो, थोड़ा सा लगे कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, और बहुत ही आंसर, हाँ इसको भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही है। तो यहां से देखो क्लियर, अभी अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। भैया सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पास क्या लगा, यहाँ पास टाइम t1 था, यहाँ टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। टाइम t1 और t2 हो गया, जब टाइम t1 और t2 हो गया तो समय परिवर्तित हुआ ना। आप यहाँ से चले, आप यहाँ से चले अपने घर तक जा रहे हो, आप अपने घर से मान लो मार्केट जा रहे हो, तो आप अपने घर से जब जा रहे थे 8 बज रहा था, जब मार्केट पहुंचे कितना बज गया, 7:15 हो गया, तो टाइम चेंज हुआ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग समयांतराल। जब तुम घर से चले थे भैया 8 बजा था, यहाँ क्या हो गया, 8:15 हो गया, 7:15 हो गया। अब जब 15 मिनट का जो डिस्टेंस वही समयांतराल है, तो तुम्हारी एनर्जी जो थी पहले, वो पहले तुम्हारी ज्यादा थी, अब तुम पैदल चल के गए हो तो थोड़ी थोड़ी वहां एनर्जी कम होगी, या गाड़ी से जाओगे चाहे कार से जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी जो होगी कुछ ना कुछ लॉस होगी। दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एनर्जी कुछ ना कुछ जो होगा चेंज हो जाएगा, परिवर्तन। तो अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण का मतलब ये है कि यहाँ सांद्रण मतलब ए था, यहाँ सांद्रण मतलब A2 हो गया। मतलब जो सांद्रण मतलब अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है वो होता है उत्पाद। समझ रहे मेरी बात, तो बहुत ही अच्छा आंसर है। मैं आपको बता रहा हूं 2 वीडियो में आपका जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो मेरी आ जाएगी अभी कल। ठीक है, तो ये देखिए, आप इसको समझिए और इसको समझ के अपनी भाषा में आंसर दो ना यार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोलते आप चाहते हो यूट्यूब में डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल जाए, मैं लिख लूं, ठीक है आप लिख लीजिए, लेकिन आप बताइए क्या आपको उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा क्या, मतलब आपको, आप अपने आप को कभी कोई आपसे उस क्वेश्चन से आंसर पूछ ले कि आप बताइए इसको दर निर्धारक पद किसे कहते, अपनी भाषा में समझाइए। हाँ ठीक है, आप उसको देख के याद कर लेते हो भैया, चलो देख के क्या कर लिए, याद कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है याद कर लिए। लेकिन आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है अपनी लैंग्वेज में लिखता है, क्योंकि वो ऐसे नहीं बैठा कॉपी चेक करने के लिए, उसको मालूम है। और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपके जो बोध गम्यता यानी कि बोध, आपके दिमाग का विकास भी तो होगा। थोड़ा सोचो ना क्या दिक्कत है, क्या है, 2 टॉपिक में कंप्लीट हो रहा है, इतने सारे वीडियो लेक्चर है, आप देख लीजिए उठा के, एक तो बॉडी लेक्चर देखेंगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या लिखना है, इतना क्या झंझट पालना। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको पूरा आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ये केमिस्ट्री का है, ये किसका है, केमिस्ट्री का है। आपको केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चाहिए, आप कमेंट करिए, आपको मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़िए, वहां पास मैं डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लास्ट में बता रहा हूं, जब बोर्ड एग्जाम आएगा 250 क्वेश्चन दे दूंगा। ये हमारे गेसिंग यानी कि 250 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, 250 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ेंगे पूरा, लेकिन 250 क्वेश्चन दे दूंगा। ये आपका मेन एग्जाम में है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मेन एग्जाम के पर्पज से देखेंगे भैया। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो शुरू से मतलब पढ़ता पूरा बुक है, लेकिन एग्जाम के समय वो भी जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन देख के जाता है, क्योंकि पूरा बुक तो आने वाला है नहीं, आना है कभी क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन आने ना। तो आप ये समझिए कि ये हमारे लिए है, हमारे लिए। आप देख के छाप लेंगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए, आपको अगर उचित लगता है तो आप छाप लीजिए, लेकिन आप समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और विश्वास मानिए बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और
शेयर करिए वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख सके। और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा और आपको उसको वीडियो का लेक्चर मिलता रहेगा, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।